हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, किस तरीके से चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो बताने की कोशिश करूंगा। जो आइडियाज़ एग्ज़ाम में पास्ट में पूछी गई है लास्ट आपके 20 to 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रहा है यूपीएससी का और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का, तो उसमें क्या ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से हम उसके नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे एकेडमी में ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन दोनों ही मोड में जुड़ सकते हैं। आपको हम फाउंडेशनल एज वेल एज क्रश कोर्स दोनों ही अवेलेबल करवाते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जुड़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आइडियाज़ सिलेबस में पिरोई गई है उन सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और समय के साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉर प्री एंड मेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ते हैं तो इसका भी एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत हम आपके जितने भी डाउट है आपको उसको कैटर करेंगे और इसी के साथ आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा। किसी भी चीज़ में कोई आपका डाउट है, किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो इस पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो पहला टॉपिक बात करता है फाइट एनक्रोचमेंट लॉफुली, आसाम सीएम टू इंडिजिनियस ग्रुप। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि हम आपके जो आसाम में जो आपके इलीगल एनक्रोचर्स है, ओके, तो एनक्रोचमेंट क्या होता है कि इलीगली आप क्या करना, सरकारी लैंड को या फिर जो आपका फॉरेस्ट लैंड है उसको एक्यूपाई करना। तो अभी आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं, ओके, जो आपके या तो साबित हुए हैं या फिर साबित नहीं हुए हैं या फिर डाउटफुल है, ओके, किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, एनक्रोच किया जा रहा है। तो अभी ये जो एनक्रोचमेंट है इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और इंडिजिनियस राइट, ट्राइबल राइट को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पेशली अभी जो ये इविक्शन ड्राइव है, बंगाली स्पीकिंग जो मुसलमान है, ओके, जो आपके डाउटफुल है कि ये आपके बाहर से आए हैं बांग्लादेश से और यहाँ पे बसे हैं, तो उनके ऊपर ये इविक्शन ड्राइव चलाया जा रहा है। और स्पेशली जो आपके फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच किए हुए हैं, गवर्नमेंट लैंड को एनक्रोच किए हुए हैं, उनके ऊपर आपका एनक्रोचमेंट चल रहा है। ओके, तो अभी इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसमें जो लाइफ का एलिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो जो लाइफ का एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, वेदर ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ माइग्रेंट, ओके, लीगल हो या फिर इलीगल हो। तो उससे क्या हो जाता है, ये आपका एक लीगल दुविधा आ जाता है कि जो एनक्रोचमेंट है क्या वो सही है, अगर आर्टिकल 21 के नज़रिए से देखें, ओके, या फिर अगर हम आपके नेचुरल राइट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें, ओके, जो नेचुरल राइट थ्योरी है या फिर आपका जो जॉन लॉक साहब का थ्योरी है, उसके हिसाब से क्या है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये लोगों का आपका इनएलिएनेबल राइट है। तो हर इंसान को अपना जीने का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है और प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो गवर्नमेंट जो भी पर्सन को प्रॉपर्टी से इविक्ट कर रही है वो लॉफुल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो भी इविक्शन ड्राइव है इसमें अभी कोई सवाल या निशान वैसे खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है और स्पेशली फॉरेस्ट एरिया में है तो उसको वेल एंड गुड उसको एनक्रोच किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके एथिकल डायलामा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट में डीसी है, ओके, आपको गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है एक जगह में आपको इविक्ट करवाना है, ओके, तो अभी आप क्या करेंगे। ओके, एक तो बहुत इमोशनली चार्ज सिचुएशन भी रहेगा जिसमें आपके बच्चे, बुजुर्ग, ओके, महिलाएं, ये सभी रहेंगी जो आपकी वल्नरेबल हो सकती है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो उसमें क्या करना है, आपको जो आंसर है उसको लॉजिकली फ्रेम करना है और डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट है, एक की हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो आपका आपको मानना ही है, ज़रूरी है। दूसरा जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसका आपका उन्होंने ऑर्डर दिया है तो उसको आपको मानना ही है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो बाकी और एक इसमें क्या एस्पेक्ट हमें देखना है कि जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनको आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत लैंड राइट्स दिया जाना है,
ओके, ट्राइबल पॉपुलेशन एज वेल एज जो पॉपुलेशन थर्ड जनरेशन से रह रही है, ओके, आपके 3 जनरेशन या फिर 75 ईयर्स से भी ज़्यादा रह रही है, तो उनको क्या करना है, लैंड का राइट देना ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से भी ये आ सकता है, क्योंकि आपका क्या कर रहा है, अभी फॉरेस्ट लैंड को इविक्ट करना है, और उसमें अगर इविक्शन में जो इलीगल एनक्रोचर्स है उनको इविक्ट किया है तो इट इज़ वेल एंड गुड, लीगल है। लेकिन अगर कोई आपके इंडिजीनियस पॉपुलेशन इविक्ट हो रहा है, कोई ट्राइबल ब्रदर इविक्ट हो रहा है, सिस्टर इविक्ट हो रहा है, तो वो सही नहीं है। उसको हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 2006 के तहत उनको फॉरेस्ट लैंड में अधिकार देना जरूरी रहेगा। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, इसी के साथ आपका आर्टिकल 21 जो अभी बताया। ओके, तो ये न्यूज़पेपर में जिस तरीके से चीज़ें आपकी एक 2-3 पर्सपेक्टिव से बताई गई है, वो सभी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। बाकी बस ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स ना हो और कम्युनल पोलराइजेशन ना हो। ओके, अगर लॉफुल आपका इविक्शन है तो ये वेल एंड गुड है। एक तो हमारा फॉरेस्ट भी बचाना है, इंडिजीनियस जो कल्चर है, लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी सही है। ओके, तो अभी आप ये जो इविक्शन ड्राइव है, इसमें सही वाला एंगल जो देखेंगे वो ज़्यादा देखेंगे आप। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, ग्राउंड में बी शिफ्टिंग इन इंडिया चाइना रिलेशन। तो किस तरीके से इंडिया चाइना का जो रिलेशन है उसमें आपका शिफ्टिंग ग्राउंड देखने को मिल रहा है, और शिफ्टिंग के बाद भी कौन सी सारी कंसर्न्स हैं जो इंडिया चाइना के रिलेशन को डीप नहीं बना सकती है, उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर थोड़ा सा हम अभी का प्रेजेंट में जो सिनेरियो है उस हिसाब से देखें तो यूएसए का जो रुख है, ओके, कि आपके टैरिफ लगाना यूनिलैटरली ऑन डिफरेंट नेशन इंक्लूडिंग इंडिया चाइना, ओके, तो इसके वजह से क्या है, जो डिफरेंट अदर नेशन है वो क्लोज आ रही है, लाइक इंडिया एंड चाइना इस केस में। ओके, तो अभी इंडिया चाइना क्या कर रही है, एससीओ के प्लेटफॉर्म पे हो, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे हो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत हो, ओके, इन डिफरेंट सेगमेंट में अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ा रही है, टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में हो, ट्रेड के सेगमेंट में हो, ओके, या फिर डायस्पोरा एक्सचेंज के सेगमेंट में हो, ओके, या फिर टूरिज्म के सेगमेंट में हो। हाल ही में मानसरोवर यात्रा जो था, उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर जो फ्लाइट कंटिन्यू करना है, पोस्ट कोविड-19 कंटिन्यू नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो उसको ठीक करना हो, ये सभी हम आपका जो क्या है कि डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, दोनों देश के बीच का जो रिलेशन है उसको बेटर होते हुए देख रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम तो हमें रहेगी। जैसे नंबर 1 सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इंडिया चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकता है आफ्टर 1962 वॉर। ओके, जो उन्होंने यूनिलैटरली घोषणा कर दी थी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, लेकिन उन्होंने आपका यूनिलैटरली वार को भी घोषणा की और सीज फायर की भी घोषणा की थी। तो उसके बाद आप अगर देखें, फिर आपके लद्दाख अक्साई चीन को एक्वायर कर लेना, मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ओके, फिर अरुणाचल को क्लेम करना, फिर दलाई लामा जी को लेके जो डिस्प्यूट है वो देखना, फिर जो हाल ही में गलवान वैली क्लैश जो हुआ था, तो इन सभी चीज़ों की वजह से फिर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है पीओके से, जो हम क्लेम करते हैं, जो हमारा रीजन है जिसको ऑक्युपाई करके रखा है बाई पाकिस्तान, तो इन सभी रीजन की वजह से चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो आपके पूरी तरह से कंसोलिडेट होने से आपका परे रह जाएगा। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात है मून रेस 2। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें मून रेस 2 क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले एक मून रेस 1 हो चुका है कोल्ड वार के समय, जब आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन चल रही थी, जब स्पुतनिक आपका सैटेलाइट जो लॉन्च किया था बाय यूएसएसआर, ओके, प्रोबेबली 1957 में किया था, तो उसके बाद यूएसए ने भी कोशिश की और पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड्रयू एल्ड्रिन को मून में भेजा, तो वो था मून रेस 1। अभी मून रेस 2 क्या चल रहा है, यूएसए ये प्रपोज कर रही है, प्लान कर रही है कि आपकी न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको डेवलप किया जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, ओके, ताकि उसमें पावर जनरेट की जा सके और मून के जरिए क्या की जा सके, इन फ्यूचर मिशंस चलाई जा सके टू दी डिफरेंट प्लानट, ओके, जैसे मार्च में मिशन चलाने का जो बात है, तो इसके लिए क्या है, पावर चाहिएगा, तो पावर के लिए क्या है, मून में वो न्यूक्लियर आपका जो रिएक्टर्स है उसको लगाना चाह रहे हैं टू जनरेट न्यूक्लियर पावर बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो अभी इससे क्या है, आपकी ये चीज़ें क्या कर सकती है, अगर कल को यूएसए न्यूक्लियर फ्यूजन करता है मून में, तो एक तो मून का कॉलोनाइज करना
कॉलोनाइज करने की तरह देखा जाएगा इसको, नंबर वन। नंबर टू, न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो काफ़ी रिस्की होता है, हमने चेरनोबिल डिजास्टर में, आपके फिर फुकुशिमा डिजास्टर में देखा। तो उस तरह का अगर डिजास्टर होता है तो ये जो एक ग्लोबल कॉमन रिसोर्स है, जो सभी का रिसोर्स है, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी इसको लेके क्या है, जब आपका कोल्ड वार के समय यूएसए यूएसएसआर के बीच में स्पेस रेस चल रहा था, उसी समय एक ट्रीटी को भी साइन किया गया ताकि ये रेस क्या ना करे, आपके आउटर स्पेस को तबाह ना करे। तो इसीलिए आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 आपका साइन किया गया था, ताकि क्या किया जा सके, आपकी जो मून है या फिर जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है उनको हम ग्रेटर ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल करे, ना कि उनको पोल्यूट करे या फिर ना कि उनको कॉलोनाइज करे। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल ज़रूरी रहेगा। और आपको स्पेस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो स्पेस रेस आपका बढ़ रहा है। ओके, प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस एक्सप्लोर कर रही है। ओके, जैसे आप यूएसए में इलॉन मस्क का कंपनी को देख सकते हैं, फिर जेफ बेजोस का कंपनी को देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी कितनी दूर फीजेबल है, ओके, वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सही है फॉर ह्यूमैनिटी, ओके, लेकिन गलत है कॉलोनाइज करना, ओके, या फिर अपना हक जताना, या फिर आपकी जो स्पेस में पोल्यूशन करना, लाइक स्पेस डेब्री का जो पोल्यूशन हम देखते हैं। ओके, तो वो चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन में बन सकती है। और आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, ओके, फिर आपका ओके, देन ये आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम में यूएस द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, जिससे लूनर को एक्सप्लोर किया जाएगा। ओके, लूनर मतलब आपका मून को एक्सप्लोर किया जाएगा। आउटर स्पेस ट्रीटी है जो क्या करती है, अ रेस्पॉन्स टू अवॉइड वेपनाइजिंग स्पेस। ओके, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडियाज रूरल जॉब स्कीम इज मोर रेलेवेंट टुडे देन इट मे सीम। तो अभी रूरल जॉब स्कीम कौन सा है, जो हमारा राइट टू वर्क दिया गया है अंडर एमजी एनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये हमारा क्या है, हमारी जो रूरल भाई बहन है, जो अनस्किल्ड भाई बहन है, उनके लिए ये क्या है, आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो उनका राइट टू वर्क को इंश्योर करता है फॉर 100 डेज। ओके, कि उनको एक साल में 100 डेज का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी काम हो। ओके, तो उसमें सेंटर स्टेट दोनों ही खर्चे करेंगी, और उससे क्या होगा, रूरल लेवल में जॉब का इंश्योर किया जाएगा। तो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट को, जो रूरल इनकम है उसको बढ़ाएगा, इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, सप्लाई है, वो बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और वल्नरेबल सेक्शंस को एम्पावर इससे किया जाएगा। और इसमें अगर देखें तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी क्या है, एससी एसटी लगभग 50% एक्सीड कर चुकी है, उसमें एससी एसटी जो आपके पॉपुलेशन है वो भी है। तो इससे क्या देखा जा रहा है, एक सोशल लेवल पे इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जा रहा है इन रूरल लेवल। तो ये जो स्कीम है आज के समय पे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ताकि रूरल लेवल में क्या किया जा सके, कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके, जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको कम किया जा सके, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है उसको कम किया जा सके। ओके, तो उन लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरकार इसको क्या करना है, बहुत ही पॉजिटिवली इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ इस स्कीम में डाइल्यूशन देखा गया है, फंडिंग में डाइल्यूशन देखा गया है, वेज में स्टेग्नेशन देखा गया है, डिफरेंट बायोमेट्रिक मैंडेट आने की वजह से बहुत जो आपके डिजिटल इलिटरेट पीपल है वो आपके एक्सक्लूड हो रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफएटी आप देख सकते हैं, और इसी के साथ आप करप्शन का भी जो मुद्दा है वो भी देख सकते हैं, कि फिक्शियस एसेट को क्रिएट करना, ओके, और पैसे को ले लेना। तो वो सभी चीज़ें क्या है, आपकी एमजी एनरेगा जैसे जो आपके काफ़ी एम्बिशियस स्कीम है, ओके, जो रूरल एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती है, उसको ये आपका चोट पहुंचाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पास्ट में भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट टू वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, तो ये ऐसे का टॉपिक था। ओके, तो जैसे कुछ लिंक दिखा तो वो टॉपिक हमने इसमें भी आपको दे दिया है। फिर आपका एपीएससी जो स्टेट पीसीएस है उसमें भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एमजी एनरेगा एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन असम। ओके, तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेंगे, और इसी के साथ एक आपका मेंस का क्वेश्चन दिया गया है, और उसी के साथ आपका एक मॉडल आंसर भी है, तो इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इकोनॉमी ही है, इंडियन इकोनॉमी, इज द इंडियन इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस्ड। तो क्या इंडिया का इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस है? अभी हम अगर ग्लोबल नैरेटिव अगर देखें, ओके, या फिर आपका जो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव अगर देखें, तो इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी सही है।
ओके, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक गोल्डी लोक जोन में है। गोल्डी लोक जोन में मतलब आपका ना तो खराब है ना अच्छा है, उसके बीच में है, एक स्टेबल है, बैलेंस में है। ओके, तो उसमें लो इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं हमारे देश में, प्लस स्टेबल ग्रोथ भी देखी जा रही है। ग्रोथ मतलब जीडीपी का ग्रोथ, ओके, डेवलपमेंट का बारे में नहीं कहा जा रहा है। वही चीज इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है। ओके, जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो अर्बन रूरल डिवाइड है, जो आपकी अनइंक्लूसिवनेस है ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ओके, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी नीचे है। ओके, तो वो चीज़ें इसमें एक कंसर्न है कि लो इन्फ्लेशन है, स्टेबल ग्रोथ है, फिजिकल प्रूडेंस भी देखा गया है कि सरकार की जो खर्च होती है उसमें भी अभी बहुत बैलेंस आया है। ओके, जो बजट है वो ज़्यादा डेफिसिट में नहीं जा रहा है, उसको बैलेंस किया जा रहा है अंडर FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन ये आपकी रियल जो कंडीशन है, जो कॉमन हाउस होल्ड फेस कर रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहा है। ओके, तो जैसे कि GDP अभी हमारा 6 to 7% में ग्रो कर रहा है, नो डाउट, लेकिन रियल जो वेज ग्रोथ है वो स्टेगनेटेड है। अमीरों की कमाई बढ़ रही है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, लेबर है, वर्कर है, उनका कमाई स्टेबल है। ओके, फिर जो ग्रोथ है वो इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अभी देखिए तो आप इंडिया को अगर डिवाइड करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ में ग्रोथ कम है, ओके, सेंट्रल इंडिया में ग्रोथ कम है, वेस्ट इंडिया में ग्रोथ अच्छा है, जैसे आपके गुजरात हो, फिर आपके महाराष्ट्र हो, फिर साउदर्न इंडिया के भी कुछ स्टेट में तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, सही है। लेकिन इसके बीच भी आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो की पैरामीटर्स है, ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, वो आपकी सही नहीं है। हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, सैनिटेशन में हो, स्किल में हो, ओके, फिर आपके प्रोडक्टिव जॉब में हो, ये सभी चीज़ें बहुत कम है। तो इन सभी चीज़ों को, गैप को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो गिनी कोएफिशिएंट जो है वो राइज कर रहा है। तो गिनी कोएफिशिएंट राइज करने का मतलब क्या है कि इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ रही है, और जो आपके एसेंशियल्स है लोगों को जीने के लिए, सहूलियत के लिए, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, दिस प्रोपोर्शनेटली हर्ट द लो इनकम पॉपुलेशन। तो इसको रिड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर फिजिकल प्रूडेंस है, गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही है, अपना बजट को कट कर रही है, तो अल्टीमेटली हु इज सफरिंग, द मोस्ट ऑफ द लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशंस आर बिंग सफरिंग। ओके, तो इसको देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें अभी क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को देखना है कि आपके जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, ओके, उसको फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से देखें तो आपका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को इंश्योर करना ज़रूरी है। ओके, सिर्फ चंद लोग अगर अमीर रहे, इनकम इनइक्वालिटी रहा, तो उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देन कैपेबिलिटी अप्रोच बाय अमित्य सेन जी क्या कहते हैं कि नीड टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ द डाउन ट्रोडन सेक्शन बाय गिविंग देम एजुकेशन, बाय गिविंग देम हेल्थ फैसिलिटीज, देन बाय गिविंग देम इनकम अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो बाय गिविंग देम स्किल, ये सभी चीजें देखनी काफी जरूरी रहेंगी। तो इसीलिए इसमें एक आपका क्वेश्चन प्लस इसका आंसर भी दिया गया है। ओके, तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इज फ्यूलिंग क्रोनिक इलनेस। तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन की वजह से अभी जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें आपके कौन से कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं, लाइक फ्लोराइड है, ओके, फिर आर्सेनिक का एक्सपोजर है, नाइट्रेट का एक्सपोजर है, यूरेनियम का एक्सपोजर है, एंड ऑल अदर हैवी मेटल का प्रेजेंस वाटर में देखा जाता है। और हमारे देश में क्या है, लगभग 85% जो ड्रिंकिंग वाटर है इट कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड 65% फ्रॉम फॉर इरिगेशन पर्पसेस इन एग्रीकल्चर। ओके, तो उससे अगर आपका जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको अगर ड्रिंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपके खेत में इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी हम इनटेक करेंगे, वाटर इनटेक और या फिर फूड इनटेक, तो उसमें क्या है, हैवी मेटल्स का रेसिड्यू हम पाएंगे, और उससे क्या होगा, डिफरेंट लंग डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट फेलियर, ओके, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कैंसर, कार्सिनोजेनिक जैसी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसको समय के साथ हमें उसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। जो वाटर है उसको हम सीधा सीधा उसका इनटेक नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इनटेक में लीड टू सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट। सो गवर्नमेंट नीड टू एंश्योर, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट नीड टू एंश्योर contamination free water for every household, for every person, okay, so that they can remain healthy, they can remain prosperous। तभी वो क्या कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी में, सोसाइटी में, फैमिली में वो
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा रहेगा। इसके लिए आप जैसे जल जीवन मिशन लेना, ओके, फिर अमृत सरोवर योजना जैसे योजना लेना, तो ये कुछ चीज़ें जो है आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, ओके, एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर और इन हिमालयन रीजन, ओके, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, regions that lies in Himalayan region like Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, then including Arunachal Pradesh, okay, then Sikkim, all these state are Himalayan states, okay, Himalayan states of India. So Himalayan ecology is very fragile. अगर हम geographically देखें तो the landmass is very unstable because this रीजन लाइज इन फोल्ड माउंटेन रीजन, ओके, जो फोल्ड माउंटेन रीजन है, यंग फोल्ड माउंटेन वर्ल्ड का, तो इसीलिए क्या है, ये रीजन काफ़ी फ्रजाइल है, जिसमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अगर गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल पॉपुलेशन को, लोकल इकोनॉमी को, लोकल इकोलॉजी को, लोकल जियोलॉजी को ध्यान में रख के नहीं बनाती है, तो इट मे लीड टू वर्स्ट सिनेरियोस लाइक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड दैट वाज सीन इन सिक्किम एंड अगेन इन केस ऑफ उत्तराखंड, ओके। सो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्या कर सकती है, आपकी लाइफ एंड लाइवलीहुड देन प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है, एक लोकल एरिया के पॉपुलेशन को वाइप आउट भी कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट को काफ़ी बारीकी से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके, जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो या फिर पब्लिक प्रोजेक्ट्स हो, दैट नीड्स टू बी फर्स्टली उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, देन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड आफ्टर दैट प्लान और एनी प्रोजेक्ट्स नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज इट मे लीड टू डिजास्टोरियस कंडीशन और सिचुएशन इन दैट लोकेलिटी, ओके। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज फ्रॉम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रह सकता है, ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, एज वेल एज आप हमारे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।